हेलो नमस्कार। आज हम ब्लड को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने ब्लड के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ में ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा था, जिसमें आपने लिक्विड जो पार्ट है उसका प्लाज्मा और जो उसका सॉलिड पार्ट था जो तैरती हुई नज़र आ रही थी, कुछ सेल्स कॉर्पोसल्स, वहाँ तक हम पढ़े थे। आज हम क्या करते हैं, ब्लड कंपोजिशन का सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसे हम ब्लड कॉर्पोसल्स कहते हैं। और ब्लड कॉर्पोसल्स को आप कहते हैं रक्त कणिकाएँ। रक्त कणिकाएँ और रक्त कणिकाएँ जो आपने कहा है, ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में इस तरह की कणिकाएँ हैं जो कि फ्लोट करती है, ये प्लाज्मा में तैरती रहती है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि प्लाज्मा में तैरती रचनाएं हैं, ये फ्लोटिंग इन प्लाज्मा ब्लड कॉर्पोसल्स। अब बात आती है कि ब्लड कॉर्पोसल्स कितने प्रकार की होती है। तो ब्लड कॉर्पोसल्स की बात करें हम, तो हम तीन तरह की ब्लड कॉर्पोसल्स पढ़ते हैं। एक हम आरबीसी पढ़ते हैं, अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं। एक आप पढ़ते हो श्वेत रक्त कणिकाएँ WBC, और एक आप पढ़ते हो क्या? एक आप पढ़ते हो यहाँ पर प्लेटलेट्स। और आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आरबीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं भाई? आरबीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वास्तव में आरबीसी क्या है। तो आरबीसी जो है, इसको इतना तो आज समझ लीजिए कि आर का मतलब रेड होता है, बी का मतलब ब्लड होता है, सी का मतलब कॉर्पोसल्स होता है। तो हम ये कहें कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? ब्लड कॉर्पोसल्स में लाल रक्त कणिकाएं पढ़ने वाले हैं। लाल रक्त कणिकाएं पढ़ेंगे। और लाल रक्त कणिकाएं जो हैं, इनको आप और क्या कहते हो? रक्ताणु कहते हो। और रक्ताणु जो है, इसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स। तो भले ही लाल रक्त कणिकाएं कहें, आप रक्ताणु कहें या एरिथ्रोसाइट्स कहें, आप बात किसकी कर रहे हैं? आप बात आरबीसी की कर रहे हैं। एरिथ्रो का मतलब लाल होता है, इसलिए ये ब्लड सेल्स जो हैं, ब्लड कॉर्पोसल्स जो हैं, वो एरिथ्रो का मतलब लाल है, इसलिए लाल रक्त कणिकाएं कहलाती हैं। और इसी को आपने क्या कहा है? आरबीसी कहा है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में ये जो आरबीसी होती है, कहाँ बनती है, कितने दिन जीती है, क्या काम करती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इनका नंबर क्या होता है, मेल फीमेल में सेम होता है या अलग होता है। तो इसको हम एक फ्लो चार्ट में पढ़ने के प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, टोटल ब्लड कॉर्पोसल्स आपने देखा था कि जो ब्लड होता है उसका लगभग 45% ब्लड कॉर्पोसल्स होता है, 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो टोटल जो ब्लड कॉर्पोसल्स है, इनका नंबर कितना है? टोटल ब्लड का 45% है। अब जो ये टोटल ब्लड कॉर्पोसल्स हैं, इन सब का 99% आरबीसी होता है। तो ये पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे रक्त में जितनी रक्त कणिकाएं हैं, उन सभी रक्त कणिकाओं का लगभग 99% लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। तो ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है, तो आप लिखोगे प्लाज्मा। ब्लड में सबसे ज्यादा मिलता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या कोई नहीं, तो वहां आपका आंसर जाएगा क्या? आरबीसी जाएगा। तो आरबीसी कितनी है? आरबीसी है टोटल ब्लड कॉर्पोसल्स का 99%। इसके बाद में मैंने लिखा है शेप। शेप का मतलब होता है इनकी आकृति कैसी होती है। तो आकृति की अगर बात करें तो ये होती है बाई कॉनकेव, और ये मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन बींग्स की। बाई का मतलब द्वि होता है, कॉनकेव का मतलब अवतल होता है। तो दो तरह से अवतल हो तो उसे द्वि अवतलावतल कहेंगे। और इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों तरफ से इस तरह से अवतल स्टेज दिखाई देगी। तो ये जो दोनों तरफ धसी हुई स्ट्रक्चर आप नजर आ रही है, इसे हम कहेंगे बाई कॉनकेव।
और ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये आरबीसी की स्ट्रक्चर है, रेड ब्लड सेल्स जो कार्पोसल्स है उसकी स्ट्रक्चर है। तो शेप में आपने बाई कॉनकेव पढ़ा, और बाई कॉनकेव इस शेप को देख के हमें ये भी लग रहा है कि ये कैसी है, देखने में बाहर से सर्कुलर है, साथ में डिस्क लाइक दिखाई देती है, डिस्क लाइक। तो इसकी शेप देखें तो बाइकॉनकेव हो गई, सर्कुलर हो गई और डिस्क लाइक हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी साइज की बात करते हैं। और साइज की बात करें, साइज का मतलब क्या होता है, इसका आमाप होता है, आमाप। और शेप का मतलब आकार। तो इसकी आमाप की बात करें तो ये 7 to 8 माइक्रोएम तक होती है। और अगर इसकी थिकनेस की बात करें, थिकनेस यानी मोटाई की बात करें तो 2 माइक्रोएम तक होती है। तो ये इसकी क्या हो गई, साइज हो गई। अब हम देखते हैं इसका नंबर, यानी कितनी इनकी संख्या होती है। तो संख्या की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती है, मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती है। आप यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिए कि इनका नंबर जो है एवरेज लिया जा रहा है, न कि एक पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि मेल में फिक्स इतनी होगी। मेल की हम फिक्स बात कर रहे हैं और फीमेल की भी हम फिक्स बात कर रहे हैं। तो मेल में जो है लगभग 50 लाख पर mm³ इसका नंबर है, और फीमेल की बात करें तो ये लगभग 45 लाख पर mm³। अब अगर फीमेल में एवरेज देखा जाए तो ये कुछ बुक्स में 4.7 मिलियन यानी 47 लाख तक लिखा हुआ है, और व्यक्ति की बात करें या मैं कहूँ पुरुष की बात करें तो ये लगभग 52 लाख तक लिखा हुआ है। आप ये समझिए कि हमेशा फीमेल में इनका नंबर कम होता है, और इसके पीछे है कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अर्थात जो पीरियड्स है उसकी वजह से लॉस हो जाता है ब्लड का, और उस वजह से इनमें ये 5 लाख का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। यहाँ आप एक चीज़ ज़रूर देखें कि कुछ लोग जो कि पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ों पर जो माउंटेन रीजन में रहने वाले लोग हैं, उनकी बॉडी के अंदर इनका नंबर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हाइट पे रहते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है लेवल कम हो जाता है, और बॉडी को ऑक्सीजन कंटिन्यू सप्लाई करने के लिए जो वातावरण में ऑक्सीजन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाए। तो उसके लिए पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं उनमें आरबीसी का जो नंबर है, आरबीसी का जो नंबर है, जो संख्या है, आरबीसी की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, उसमें संख्या में वृद्धि हो जाती है। और ये वृद्धि हो जाती है तो ये कारण इसके पीछे क्या हो रहा, ऑक्सीजन को सप्लाई करना, क्योंकि वो ऐसे रीजन पे रह रहे हैं। और ऐसे लोगों में लगभग 70 लाख पर mm³ तक इनका नंबर देखा गया है। कितना? 70 लाख पर mm³। और इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा मिलता है दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है जो कि पेरू देश में है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश। तो वहाँ के जो लोग हैं जो एंडीज पर्वतमाला की रेंज में या उनकी श्रेणियों पर उनकी वहाँ रहते हैं, तो उनमें जो आरबीसी का नंबर है दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलता है। अब मैं इनकी बात करूं ओरिजिन की कि आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, तो जन्म होता है रेड बोन मेरो। इसका मतलब होता है लाल अस्थि मज्जा, अर्थात हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे बॉडी की जो लॉन्गेस्ट बोन है जैसे फीमर है, उसकी जो गुआ है उसको घेरे हुए लाल रंग की अस्थि मज्जा है, और वही इसका क्या होती है, प्रिकर्सर ऑफ ओरिजिन होता है। लाइफ की बात करें तो इनका जो जीवन है वो 120 दिन, ये एवरेज लाइफ है आरबीसी की, यानी आरबीसी जो है लगभग 4 महीने तक जिंदा रहती है, उसके बाद में क्या है मर जाती है, अपना फंक्शन नहीं कर पाती। तो ऐसी कंडीशन में ये ट्रेवल करके स्प्लीन में चली जाती है, और स्प्लीन में जाने के बाद में इसको तोड़ दिया जाता है, और इसके अंदर जो कंपोजिशन है और जो इसके मैट्रिक्स में जो पिगमेंट है उनको सबको तोड़ करके और वापस से सर्कुलेट कर दिया जाता है, और फिर से हीमोग्लोबिन बनता है और फिर से आरबीसी बनती है। तो 120 दिन इसकी लाइफ होती है, उसके बाद में ये स्प्लीन में जाकर के डिग्रेड हो जाती है। इसीलिए स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी,
या मैं कहूँ लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान जो है वो हमारी पलिया होती है। इसमें स्पेशल एक चीज मैंने लिखी है कि ये न्यूक्लियसलेस होती है, अर्थात केंद्रक विहीन संरचना है ये, अर्थात आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन ये बात हम आरबीसी के पूरे जीवन काल के लिए लागू नहीं कर सकते। जब नई नई आरबीसी बनती है, जब जन्म होता है उसका रेड बोन मेरो में, तो उस समय उसमें न्यूक्लियस होता है, उस समय वो मैच्योर नहीं होती। तो जो इमेच्योर या मैं कहूँ अपरिपक्व आरबीसी है उसके अंदर जो है न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही वो राइप होने लगती है, मैच्योर होने लगती है, अपना फंक्शन करने लगती है, तो वो केंद्रकहीन हो जाती है, यानी न्यूक्लियस उससे बाहर निकल जाता है या डिग्रेड हो जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो आरबीसी है उसकी ल्यूमेन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आरबीसी का जो फंक्शन है वो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाए, इसके लिए आरबीसी क्या करती है, अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पिगमेंट बढ़ना चाहती है। और इसका रीजन मैंने बता दिया कि रीजन इसका आएगा क्या, इसका रीजन आएगा हीमोग्लोबिन को ज़्यादा से ज़्यादा पैक करना। और ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन पैक होगा तो आरबीसी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा इसका मतलब हमारी हर बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी। तो उससे क्या है कि रेस्पिरेशन की क्रिया और ऑक्सीडेशन की क्रिया बहुत अच्छे से होगी और एनर्जी जनरेशन होगा। इस वजह से इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो आरबीसी हम डब्ल्यूबीसी वगैरह पढ़ते हैं कई तरह की, तो उनमें सब में न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका रीजन भी हमें पता चला। अब मैं यहां देखता हूं कि आरबीसी जो होती है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी आरबीसी की संरचना देखिए तो वो किस तरह की दिखाई देती है। तो आरबीसी की संरचना को आप यहां देख सकते हैं किस तरह से। मैं एक आरबीसी बनाता हूं यहां पर, और आरबीसी बना करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि आरबीसी में स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो किस तरह से दिखती है। तो मैंने कहा बाइकॉन्केव, अर्थात एक रबर बॉल लीजिए और उसको यूं पिचकाइए, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो आपको दिखाई देगी किसकी, एज इट इज आरबीसी की। लेकिन मैं यहाँ सर्कुलर फॉर्म में आरबीसी बना रहा हूँ, और आरबीसी मैंने बना दी है। आरबीसी का एक तो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट जो है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक इसके अंदर का जो ये पार्ट देख रहे हो आप, जहां मैंने ये डॉट डॉट बनाना शुरू किया है, इस पार्ट को हम कहते हैं इसका मैट्रिक्स, इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सा पार्ट हो गया, इसका इनर पार्ट हो गया, आंतरिक पार्ट हो गया। तो हमारे जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उसमें दो भाग दिखाई देते हैं, एक उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा उसका मैट्रिक्स। अब जब इनिशियल आरबीसी होगी जब तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, लेकिन हमने मैच्योर आरबीसी यहां ड्रॉ किए इसलिए न्यूक्लियस होगा नहीं, तो बस ये आरबीसी की फॉर्म हो गई। अब जो ये आउटर फॉर्म थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो क्या है, इसको शेप एंड साइज रेगुलेट करने के लिए है, और मैं कहूं कि कुछ जो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है ठीक उसी तरह से, यानी CO2 इससे पास आउट होगी और ऑक्सीजन इनर अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगी। तो इसका काम यही है। मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक चीज़ आप यहाँ देख रहे हो, प्रोटीन नज़र आ रहा है, और कुछ एंजाइम होते हैं। जो स्पेशल एंजाइम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम मैंने लिखा है क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये वो एंजाइम है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या करेगा ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। अब ये हेल्प कैसे होगी, ये हेल्प होगी अगर किसी टिश्यू में CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, उसमें रुकावट आती है। तो ये क्या करता है, ये इनडायरेक्ट वे हो गया इसका, ये तो क्या है, इनडायरेक्ट वे है, इनडायरेक्ट वे है। लेकिन ये क्या करेगा, ऐसी कंडीशन में ये डायरेक्ट वे में, जो डायरेक्ट वे होगा इसका, डायरेक्ट वे होगा, उसके थ्रू ये क्या करेगा, जो CO2 है उसका ट्रांसपोर्ट करेगा, और CO2 का लेवल जब टिश्यू में कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का कंजशन बढ़ेगा,
क्योंकि जब CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो गई है तो ऐसी कंडीशन में CO2 को वहाँ से हटाना जरूरी है, और उस हटाने का काम कौन करेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू से ब्लड की तरफ CO2 को। तो ये इसका काम हो गया। अब यहाँ हम प्रोटीन देखें तो इसमें जो प्रोटीन मिलती है उन प्रोटीन्स को हम स्ट्रोमेटिन कहते हैं। कौन सी प्रोटीन कहते हैं भाई? स्ट्रोमेटिन। और ये स्ट्रोमेटिन जो प्रोटीन्स हैं, इन स्ट्रोमेटिन प्रोटीन के साथ में एक संयुक्त प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और होती है, संयुक्त प्रोटीन। उस संयुक्त प्रोटीन को आप कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं भाई? आप उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रोटीन होगा, उसमें स्ट्रोमेटिन होगा, इसकी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का नाम हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन की अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें दो स्ट्रक्चर से कंबाइंड ये फॉर्म होती है। पहली है हिम और दूसरी है ग्लोब्युलिन। जो हिम है ये टोटल इस हीमोग्लोबिन का 4% होता है, और ग्लोब्युलिन जो है 96% होता है। इन दोनों के योग से ये हीमोग्लोबिन बनता है, और इस हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब हो गया श्वसन वर्णक, और श्वसन वर्णक का मतलब हो गया कि जो कि श्वसन में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन जो मैंने 4% लिखा, ये होता है कहाँ पर? ये होता है केंद्र में। और ये कहाँ होता है? ये बाहर भुजाओं की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये हिम है वो अंदर होगा, इसके सेंटर में क्या होता है? फेरस होता है। और बाहर इससे जुड़ी हुई स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है? ग्लोब्युलिन होती है। हीमोग्लोबिन का एक डिटेल चैप्टर अलग से हम वीडियो पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि हिम और ग्लोब्युलिन मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और बना करके जो हीमोग्लोबिन बना है ये अपीयरेंस में होता है रेड। इसका कारण हीमोग्लोबिन पिगमेंट है या हिम समूह है, और इसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ प्रोटीन और एंजाइम आपने देखे। प्रोटीन और एंजाइम के साथ साथ में आपने डिग्रेडेशन देखा। डिग्रेडेशन आपने यहाँ स्प्लीन में देखा। जैसे जैसे स्प्लीन में ये काम होगा आफ्टर 120 दिन, या मैं कहूँ 120 डेज के आफ्टर, जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसका डिग्रेडेशन होगा। और डिग्रेडेशन में क्या होगा? डिग्रेडेशन में जो हीमोग्लोबिन था उस हीमोग्लोबिन को तोड़ा जाएगा, और तोड़ करके इसको बदल दिया जाएगा। किसमें? इसको बदल दिया जाएगा, ये हीमोग्लोबिन को मैंने शॉर्ट में लिखा, स्प्लीन में गया। स्प्लीन में जाने के बाद में इसको तोड़ा गया। तोड़ने के बाद में इससे दो चीज़ें बनी, एक आपके हिम बन गया और एक आपके ग्लोब्युलिन प्रोटीन बन गई। ये ग्लोब्युलिन प्रोटीन जाकर के लीवर में इकट्ठी हो गई। लीवर में नहीं, लीवर में पहले हिम को इकट्ठा कर देते हैं। हिम में क्या है? फेरसाइन है। और ये जाकर के स्टोर हो गए किसमें? ये स्टोर हो गए आपके स्टोर इन लीवर। तो हीमोग्लोबिन को तोड़ा गया स्प्लीन में तोड़ने के बाद में आपके जो फेरसाइन है वो स्टोर हो गए, और इनके टूटने से दो तरह के पिगमेंट बनेंगे। एक बनेगा बिलरुबिन, और सेकंड बनेगा बिलवर्डिन। और ये दोनों के दोनों पिगमेंट है वो एक्सक्रीटरी हैं, इसलिए इनको बॉडी से एक्सक्रीट यानी उत्सर्जन कर दिया जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। तो ये हमने आरबीसी के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ा। अगला जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें हम आरबीसी के बाद में डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। आरबीसी को जो बनाने वाली सेल्स हैं उनको हम इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं, या मैं कहूँ प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी। क्या कहूँ? प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी।
किसे कहते हैं? तो आप इसका आंसर लिखेंगे एरिथ्रोब्लास्ट। ये एरिथ्रोब्लास्ट क्या है? एरिथ्रोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो कि आरबीसी के निर्माण की आधारशिला रखती है। तो एरिथ्रोब्लास्ट हो गई। और वो टिश्यू जिनके अंदर आरबीसी का निर्माण होता है, तो उन टिश्यूज को हम क्या कहेंगे? टिश्यूज जिनमें कि आरबीसी फॉर्म होती है, तो उन टिश्यूज को हम एरिथ्रोपोइटिक टिश्यू कहते हैं। और इसको याद रखने का तरीका, एरेथ्रो का मतलब लाल होता है और लाल का मतलब लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं को निर्माण करने वाले जो ऊतक हैं उनको एरिथ्रोपोइटिक टिश्यूज कहेंगे। और इसका निर्माण की जो प्रक्रिया है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स का है, तो एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि आरबीसी का निर्माण होना। तो इस तरह से आज हमने आरबीसी अर्थात ब्लड सेल्स में, ब्लड कॉर्पोसल्स में पहले प्रकार की जो ब्लड कॉर्पोसल्स थी, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, उनको डिटेल में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम ब्लड कॉर्पोसल्स में डब्ल्यूबीसी एक एक करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।